साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना जो है वो मस्ट हो जाता है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो 20 लाख क्रॉस भी कर जाती हैं, आप 20 लाख की सर्विस प्रोवाइड करें, 50 लाख की करें, 1 करोड़ की करें, 10 करोड़ की करें, तो किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके लिए जो है जीएसटी जो नंबर है वो लेना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वॉलंटरी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो सीजीएसटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जीएसटी नंबर लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो चलिए वो पूरा ही जो है मैटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम उस सेक्शन को भी रीड करेंगे और वहाँ पर क्या बताया गया है वो मैं आपको लिंक करता चलूँगा उस प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर ये देना चाहूँगा। सपोज़ करें यहाँ पर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, आप सपोज़ करें रेस्टोरेंट की सर्विस करते हैं, आपका एक रेस्टोरेंट है, सपोज़ करें आप इसके ओनर हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप ये जो है काउंटर सेल करते हैं, मीन्स डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, अगर आप डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, सर्विस की काउंटर सेल करते हैं, और ये जो है यहाँ पर मिस्टर ए हैं, सपोज़ करें ये जो मिस्टर ए हैं ये रिसीवर ऑफ सर्विस हैं, जिसको आप बोलेंगे रिसिपिएंट हैं, ये रिसिपिएंट हैं और आप जो है सप्लायर हैं। अब यहाँ पर जो आप सप्लायर हैं, देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज को मिस्टर ए को, कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे केसेस में तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट सप्लाई की जाती हैं तो यहाँ पर जो भी डायरेक्ट सर्विसेज दी जा रही हैं मिस्टर ए को, और यहाँ पर अगर आपकी पूरे साल की जो सेल है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर 20 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको जो है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो मेरी पहली सिचुएशन हो गई। अब हम एक दूसरी सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। अब सपोज़ करें ये जो रेस्टोरेंट थे, सप्लायर थे, यहाँ पर जो ये मिस्टर ए को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे डायरेक्ट सप्लाई, अब यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई ना करके क्या है, बीच में आ जाते हैं, सपोज़ करें ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाते हैं बीच में, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, अब मिस्टर ए जो है आपसे डायरेक्ट सप्लायर से डील ना करके वो क्या करेंगे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इनकी जो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अपनी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो रेज़ कर देंगे। और वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होगा, सप्लायर के साथ डील करने के बाद, कॉन्टैक्ट करने के बाद जो सर्विसेज है वो मिस्टर ए को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, बट यहाँ पर जो रेस्टोरेंट ओनर था, सप्लायर था, उसने सर्विस प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं की। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड की गई वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा प्रोवाइड की गई। और ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लायर, डीम्ड सप्लायर। तो यहाँ पर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये डीम्ड सप्लायर है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको सपोज़ करें आपको खाना मंगवाना है, तो आप क्या करते हैं, जोमेटो या स्विगी वेबसाइट पर जाते हैं, अपने खाने का ऑर्डर वहाँ पर दे देते हैं, और वो जो जोमेटो है या स्विगी है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाएगा, वो आपको जो है फूड की डिलीवरी कर देता है। तो वहाँ पर वो देखिए जो फूड डिलीवर आपको किया गया वो डायरेक्ट जो रेस्टोरेंट ओनर था, हल्दीराम था या अग्रवाल स्वीट्स था, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, वहाँ से आपके पास डायरेक्ट डिलीवरी ना आके वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर था, जोमेटो या फिर स्विगी, उसके द्वारा आपको जो है वो डिलीवरी की गई फूड की। तो इस तरीके से देखिए ये ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर जो डायरेक्ट डिलीवरी थी सप्लायर के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसी को लेकर देखिए बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब यहाँ पर जो बताया गया है सेक्शन के अंदर, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है सीजीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर डायरेक्ट सप्लाई नहीं की जाएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा अगर सप्लाई की जाएगी, तो उस केस में जो ये एक्चुअल सप्लायर है हमारा, जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल सप्लायर, अब इस एक्चुअल सप्लायर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल करे, 1 करोड़ की करे, 10 करोड़ की करे। बट ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की दोस्तों मैं बात कर रहा था, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी ये होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, उसके ऊपर ये लायबिलिटी आ जाएगी, वही इनवॉइस रेज करेगा
और उसके लिए जो है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट हो जाएगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 100 रुपये की सेल करे, 1000 रुपये की करे, 10 लाख की करे, 1 करोड़ की करे, हर सिचुएशन के अंदर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा दोस्तों, इसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके ऊपर ही जीएसटी की लायबिलिटी होगी, यही इनवॉइस रेज करेगा और यही जो है जीएसटी डिपॉजिट करवाएगा गवर्नमेंट के पास। वहीं जो एक्चुअल सप्लायर था, एक्चुअल सप्लायर को जो है अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपनी डिलीवरी करता है, अपनी सेल करता है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन और हो सकती है, अगर सपोज करें ये जो एक्चुअल सप्लायर है, सपोज करें दोनों मोड में ही सेल करते हैं। सपोज इन्होंने 1 करोड़ की सेल की, 1 करोड़ में से सपोज करें इन्होंने जो 70 लाख की सेल है वो ऑनलाइन मोड में कर दी। ऑनलाइन मोड का मतलब है इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है सेल कर दी। और जो 30 लाख रुपीज़ की सेल थी वो इन्होंने डायरेक्ट सेल कर दी, काउंटर सेल कर दिया आप जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के आप देखिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये सप्लायर है, एक्चुअल सप्लायर, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल दोनों तरीके की सेल कर रहे हैं और जो डायरेक्ट सेल ये कर रहे हैं वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो ऐसे केसेस में इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है या लेना पड़ेगा आप बोल सकते हैं। बट जो ऑनलाइन सेल की थी 70 लाख रुपए की, इवन इन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, इस 70 लाख रुपए की सेल के ऊपर उस केस में भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा उसकी ही टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी। तो चलिए वो सेक्शन को हम रीड करते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपने सेक्शन पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन में बताया गया है जीएसटी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो इस सेक्शन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है और जहां पर कुछ सर्विसेज को नोटिफाइड कर दिया गया है। वो सर्विसेज क्या क्या हैं देखिए यहाँ बताया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 फोकस ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। तो कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ये हैं वो कैटेगरी ऑफ सर्विसेज फॉर विच द टैक्स इज लेविड एंड पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिनके लिए जो टैक्स पे किया जाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही पे किया जाएगा यदि सर्विसेज उनके द्वारा रेंडर की गई हैं। अब ये सर्विसेज क्या क्या हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, जैसे कि कार ऑपरेटर हो गया, ओला या उबर। तो ओला या उबर क्या करता है, जो फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इनके जो कार ड्राइवर्स होते हैं वो फाइनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर ओला और उबर जो है वो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाएंगे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में ये जो ओला उबर होगा इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी, इनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो है टैक्स की पेमेंट करनी होगी। जो कार ड्राइवर होंगे जो कि सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो ओला उबर है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको हम बोलेंगे डीम्ड सप्लायर ऑफ सर्विस। इसी तरीके से हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं, प्लम्बिंग, गार्डनिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे क्लाउड किचन वगैरह हो गया, और अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे कवर किया गया है। अगर आप ये 4 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जो है ज़रूरी नहीं है। इवन आप 20 लाख से ज़्यादा का काम करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा जिसको बोला जाएगा डीम्ड सप्लायर, उसकी ये जो है ऑब्लिगेशन रहेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का और पेमेंट करने का। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सप्लायर इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एक्चुअल सप्लायर था अगर वो 20 लाख से ज़्यादा की डायरेक्ट सेल भी कर देता है, काउंटर सेल कर देता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल सप्लायर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वही लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, ये मानते हुए कि वही सप्लायर है, मीन्स डीम्ड सप्लायर है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू। तो वो आरसीएम के थ्रू जो है ये पेमेंट करेगा। द सप्लाईज अंडर दिस सेक्शन विल बी द मेनली इंट्राडे सप्लाईज। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो सप्लाईज की गई हैं, कवर की गई हैं, वो इंट्राडे सप्लाईज की गई हैं कवर। इंटर स्टेट सप्लाई को यहाँ कवर नहीं किया गया है। मीन्स जो यहाँ सप्लाई कवर होंगी वो कवर होंगी विद इन स्टेट। जो विद इन स्टेट सप्लाईज होंगी जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे सप्लाईज, वहीं यहाँ पर कवर की जाएंगी। इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था ऊपर, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए मैं ये सारा जो अभी आपको स्टडी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको ये जो भी सेक्शन के अंदर बताई गई हैं चीज़ें वो एक बार मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए अर्लियर रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सच एज जोमेटो, स्विगी
द रेस्टोरेंट वाज लाइबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे यही बताया गया, पहले क्या होता था कि जो रेस्टोरेंट होते थे जो कि एक्चुअल सप्लायर था, इवन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जैसे जोमेटो या स्विगी हो गए, तो उस केस में भी जो एक्चुअल सप्लायर था रेस्टोरेंट, उसके ऊपर ही टैक्स की लायबिलिटी होती थी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर नहीं होती थी। बट अब क्या कर दिया गया है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो लाइबल होंगे टैक्स को पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इट हैज़ टू बी पेड विया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू वो जो है टैक्स की पेमेंट करेंगे। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज केस में 5% लगता है, तो किसी सर्विसेज में ये 18% भी हो सकता है दोस्तों। तो रेट ये जो है 5% हर सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 5% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। वेदर और नॉट द रेस्टोरेंट मीन्स एक्चुअल सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वही टैक्स के लिए लाइबल होगा, टैक्स की पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर जो एक्चुअल सप्लायर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जो पेमेंट करेगा टैक्स की, जीएसटी की, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करेगा। देयर कैन बी नो क्लेम फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वहाँ पर उसको देख सकते हैं आप, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स की पेमेंट करेगा वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही करेगा। आईटीसी का बेनिफिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खर्चा बुक करेगा वो इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में बुक करेगा, या आप बोल सकते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब फाइनली देखें आप, द इनवॉइस फॉर ऑफ द सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) विल बी इशूड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर देमसेल्व्स। तो वही मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, जो यहाँ पर अब इनवॉइस रेज किया जाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा इनवॉइस जो है वो रेज किया जाएगा। अब फर्दर आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉलिंग अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि वो 4 कैटेगरी ऑफ सर्विस मैंने आपको ऊपर बताई थी, अगर उसके अंदर फॉल करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन क्या रहेगा। तो देखिए, ई रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर दे हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एज पर द जीएसटी रूल। तो अब यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, चाहे वो 10 रुपये की सेल करें या फिर 100 रुपये की सेल करें, 1 करोड़ की करें, 10 लाख की करें, 50 लाख की करें, 5 करोड़ की करें, इनके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है दोस्तों वो नहीं देखी जाएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब हर सिचुएशन के अंदर जीएसटी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन ले लेना है। वहीं जो एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस है, अब एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, देखिए दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इवन इफ द टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विस के केस में क्या है, 20 लाख रुपीज़। तो अगर एक्चुअल सप्लायर की जो सेल है या जो टर्नओवर है वो 20 लाख क्रॉस भी कर जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 20 लाख की सेल हो, सर्विस हो, या 50 लाख की, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, तो यहाँ पर जो एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस है उसको अब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना, अगर वो ऑनलाइन मोड में अपनी सेल्स करता है। ऑनलाइन मोड मतलब हो गया ऑनलाइन मोड में से अगर वो सेल करता है। ऑनलाइन मोड का मतलब हो गया दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है अगर अपनी वो सेल करता है, तो उस केस में उसके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। वहीं अगर वो काउंटर सेल करते हैं, काउंटर सेल का मतलब हो गया डायरेक्ट सेल करते हैं अगर वो पार्टी को, जहां पर वो ऑनलाइन मोड में ई कॉमर्स ऑपरेटर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उस केस में फिर उनके लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की एप्लीकेबल हो जाएगी। अब फाइनली हम देख लेते हैं कंप्लाइंस एंड रिटर्न फाइलिंग क्या रहेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर सर्विसेज ये प्रोवाइड की गई, जो मैंने आपको 4 सर्विसेज बताई, जिसमें हाउसकीपिंग की सर्विस हो गई, एकोमोडेशन की हो गई, रेस्टोरेंट की हो गई और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं तो उस केस में फिर जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही बोर्न की जाएगी। तो इस केस में अब जब जीएसटी रिटर्न आप फाइल करेंगे तो देखिए जीएसटीआर 3B के अंदर एक नई टेबल 3.1.1 जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जहां पर सारी की सारी सप्लाई जो की गई हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर वो रिपोर्टेड की जाएंगी एक्चुअल सप्लायर के द्वारा और ई कॉमर्स के द्वारा। तो देखिए जब सप्लायर की मैं बात करता हूं तो यहाँ मतलब है मेरा एक्चुअल सप्लायर से, मीन्स जो एक्चुअल में सप्लाई कर रहा है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका हो गया डीम्ड सप्लायर, आप इसको बोल सकते हैं डीम्ड सप्लायर। तो देखिए टेबल क्या कहती है, देखिए दोस्तों, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में इसके लिए जो ये रिपोर्ट की जाएगी सप्लाईज, वो रिपोर्ट की जाएगी टेबल 3.1.1 के फर्स्ट में। यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू बी मेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटेड इन कैश, तो जो भी उसके द्वारा जीएसटी की पेमेंट की गई है कैश में, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर आपको बताया भी था कि कैश में ही पेमेंट की जाएगी।
ITC इज़ नॉट परमिटेड, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उसको एलिजिबल होगा ही नहीं। उस केस में जो भी पेमेंट उसके द्वारा की जाएगी वो सारी कैश में ही की जाएगी। तो वो इनकम टैक्स में GST की जब रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 3B, वहाँ 3.1.11 में वो जो है पेमेंट ऑफ टैक्स की डिटेल देंगे जो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट की है। एडिशनली दी सप्लाई शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टेबल 3.1A ऑफ GSTR 3B। इसी तरीके से अगर आप एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं और आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है GST के अंदर, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है सेक्शन 9(5) की, वो आप रिपोर्ट करेंगे टेबल 3.1.12 में बाय सप्लायर ऑफ सर्विसेज के द्वारा। सप्लायर ऑफ सर्विस मींस एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस के द्वारा। एडिशनली दी सप्लाई शुड नॉट इंक्लूडेड इन 3.1A ऑफ द GSTR 3B सिंस द ई-कॉमर्स ऑपरेटर बियर द टैक्स लायबिलिटी, द सप्लायर नीड नॉट मेक एनी पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये तो हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो एक्चुअल सप्लायर होगा अब वो टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा। एक्चुअली जो टैक्स की पेमेंट की जाएगी वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही की जाएगी। तो ये था वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।